लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। तो आज मैं आपके सामने 2017 का जो प्रश्न पत्र हुआ था डीएलएड का, उसमें सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न पत्र आया था, किस प्रकार से आया था, पूरे प्रश्न पत्र का हम एक एनालिसिस करेंगे और बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आप आगामी सत्र में पेपर देने जा रहे हैं डीएलएड का, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए, तैयारी करने में आपको सहायता मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि जब भी इस टाइप की वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो देखिए, जो प्रश्न पत्र होता है सामाजिक अध्ययन का, ये 2 घंटे का होता है, पूर्णांक 50 होता है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। देखिए, पहले 15 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, ये 50 नंबर का है चूंकि 2 घंटे का होता है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनको 30 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्नों को 50 शब्दों में लिखना होता है। तो पहले होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संसार का पहला पालतू पशु था। आपके ऑप्शन थे घोड़ा, कुत्ता, गाय या बकरी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संसार का जो पहला पालतू पशु था वो अब भी सबका प्रिय पालतू पशु है, जिसका नाम है कुत्ता। तो संसार का जो पहला पालतू पशु था वो कुत्ता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था, आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या धातु काल में। तो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आग की खोज किस काल में हुई थी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो आपके ऑप्शन है नील नदी की घाटी, सिंधु नदी की घाटी में, यांग टीसी क्यांग नदी की घाटी में, दजला फरात नदी की घाटी में। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था वो दजला एवं फरात नदी की घाटी में हुआ था। ठीक है, बाकी अन्य नदी घाटियों की बात करते हैं तो जो आपका नील नदी की घाटी में जो है ये मिस्र सभ्यता का जन्म हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी की घाटी में हुई थी। और ये जो यांग टीसी क्यांग नदी की घाटी है, इसमें चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। तो आप लोग को अन्य सभ्यता का भी पता लग गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पिरामिड किस देश में है। आपके ऑप्शन है यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब। तो पिरामिड जो है ये मिस्र में है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ या पारसनाथ। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे ये ऋषभदेव थे। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, सा वाला। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमें बताना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, लगभग 27 करोड़ होने जा रही है जनसंख्या। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकतंत्र की समक्ष चुनौती है। आपके ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय लोकतंत्र है इसके समक्ष जो चुनौती है सांप्रदायिकता की चुनौती होती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है। आपके ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। तो पृथ्वी के निकट जो है शुक्र ग्रह स्थित है। इसे पृथ्वी की भगनी या बहन भी कहा जाता है और ये शुक्र है पृथ्वी के सबसे निकट। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। आपके ऑप्शन है उत्तर पाषाण युग में थे, कांस्य युग में थे, लौह युग में थे या ताम्र पाषाण युग में थे। तो जो हड़प्पा के निवासी थे ये कांस्य युग में थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वेद का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की स्थिति। तो देखिए, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है। यानी भारत का जो सबसे लंबी तटरेखा है, जो समुद्र के किनारे है, वो ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो याद रखें आप लोग, जो गुजरात राज्य है ये इसकी सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। कैनियन दर्रा का निर्माण ये किस प्रकार से होता है। तो आपके ऑप्शन है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या समुद्री लहरों द्वारा। तो जो कैनियन दर्रा है, कैनियन या दर्रा जिसे कहते हैं, इसका निर्माण जो है नदी के द्वारा होता है, रिवर्स के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वायुमंडल में किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटती है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। तो आपकी जानकारी के मैं आपको बता देता हूँ कि जो वायुमंडल का जो सबसे नज़दीक है भाग जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है वो है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल जो है इसका विस्तार जो है लगभग 20 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल होता है। तो ये जो मौसमी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। आपके ऑप्शन है एकात्मक, दो दलीय, बहुदलीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको मालूम होगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है।
अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत समिति है ये आपके ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, शहर या जिला। तो पंचायत समिति का जो गठन होता है ये ग्राम स्तर पर होता है, यानी गांव के स्तर पर होता है। अब आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अतिगोत्रीय प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला है, भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो प्राचीन भारत के 2 ही महाकाव्य हैं, एक है रामायण, नाम याद रखिएगा आप लोग, और दूसरा है महाभारत। यही 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैगोडा क्या है? तो देखिए पैगोडा जो होता है एक प्रकार का बौद्ध मंदिर होता है, ठीक है। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो अपने मंदिरों को पैगोडा कहते हैं। और ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं ये प्रायः जो है आपके नेपाल, चीन, श्रीलंका में फैले हुए हैं। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो अनुयायी होते हैं उनमें जो महापुरुष होते हैं उनके जो अवशिष्टों पे जो मंदिर बने होते हैं उन्हें ही हम पैगोडा के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं कि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध के जितने भी मंदिर हैं उन्हें पैगोडा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर का, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। तो देखिए भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का 2 कारण है, पहला आपका है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी और शिक्षा का अभाव, ये 2 मुख्य रूप से कारण हैं जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। अगर सब जागरूक हो जाएंगे तो जनसंख्या निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगी, और शिक्षा अगर सबके अंदर आ जाएगी तो तब भी जो है जनसंख्या का रोकथाम हो सकता है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के 2 मुख्य रूप से कारण हैं। भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं ये कौन थे? तो जो भारत के जो राष्ट्रगान है ये है आपका जनगण मन। इसके रचयिता हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और जो आप इसी वक्त आपकी बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत की, तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और इसके जो है रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। अब वायुमंडल पृथ्वी से किस प्रकार से जुड़ा है? तो ध्यान दीजिए, जो वायुमंडल है ये 5 भागों में बटा हुआ है, और जो सबसे जुड़ा हुआ है पृथ्वी से वो होता है आपका क्षोभ मंडल। तो जो वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा है, ये आपका क्षोभ मंडल जुड़ा है। याद रखिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल वायुमंडल से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल से। वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा है? तो जो वायुमंडल का भाग होता है क्षोभ मंडल, सबसे नीचे वाला भाग होता है, यही पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। ठीक है, बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण प्रदूषण के हमें 2 कारण बताना है। तो देखिए वनों का जो निरंतर लगातार कटाई हो रही है ना, पेड़ पौधों की कटाई, तो ये पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य रूप से कारण है। और जो आपके कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं उससे जो अपशिष्ट निकल रहे हैं ये भी जो है पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो आपका कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट हो सकता है, और वनों की कटाई, ये आपके जो है पर्यावरण प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण हैं, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जलमंडल क्या है? तो ध्यान दीजिए, अगर जलमंडल की बात करें तो देखिए जलमंडल से अर्थ है जल की उस परत से है जो पृथ्वी पर फैली हुई है, यानी पृथ्वी की सतह पर है। जो आपके नदी हैं, तालाब हैं, झील है, महासागर हैं या अन्य जलाशय किसी भी रूप से हैं जो पृथ्वी की सतह पर है, उन्हें संयुक्त रूप से जलमंडल कहा जाता है। और देखिए पृथ्वी पर लगभग 65% भाग जल का है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये जानकारी भी आप लोग याद रखिएगा। तो वायुमंडल, जो पृथ्वी, अगर जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर जल का जो स्रोत है, चाहे आपके सागर, महासागर, नदी, झील, तालाब हैं, ये सभी जलमंडल कहे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी जो पूरा आपका अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, पारिस्थितिक तंत्र का आशय है कि जो आपके पृथ्वी के वातावरण में जितने भी जीव हैं एक दूसरे से सामंजस्य बना के रहते हैं, तो वो पूरी घटना जो है पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भूकंप किसे कहते हैं? तो भूकंप या भूचाल का अर्थ है पृथ्वी के सतह का हिलना, यानी जब पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो वो प्रक्रिया भूकंप कहलाती है। अब बात करते हैं ये होता क्यों? तो जो पृथ्वी के केंद्र के अंदर जो है ऊष्मा या ऊर्जा है, ये जब मुक्त होने का प्रयास करती है तो पृथ्वी की सतह कंपन करने लगती है, यही प्रक्रिया आपकी भूकंप कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपको भूकंप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो अगर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की बात की जाए तो उसे कहा जाता है सौर ऊष्मा या सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। वर्षण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है आपका, वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के जो विभिन्न रूप होते हैं आपके, चाहे आपका जो होता है जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, धुंध, ओस, ये सब जितने भी होते हैं वर्षा के रूप, हिम, ओस, आपकी शीत ऋतु में ओस पड़ने लगती है, हिम, ओस, और आपके जल,
ये सब जितने भी वर्षा के रूप होते हैं इन्हें वर्षण कहते हैं संयुक्त रूप से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में शक्ति के 3 साधन लिखिए। तो अगर शक्ति के 3 साधन की बात करते हैं तो आपका कोयला होता है, ठीक है, खनिज तेल होते हैं और प्राकृतिक गैसें, ये शक्ति के 3 साधन हैं। भारत में शक्ति के 3 साधन हैं। बाकी अन्य साधन आपका जो है विद्युत ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब भी होती हैं। और इसमें 3 साधन मुख्य रूप से हम यही लिखेंगे, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो जो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन करता है इसका नाम है आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन यही करता है आरबीआई। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का महत्व किस लिए जरूरी है? तो देखिए, शिक्षा का महत्व इसलिए जरूरी है कि अगर शिक्षा होगी तभी आप जागरूक होंगे तभी आप जो है अपने परिवार को एक मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। आप वातावरण को सुरक्षित रख पाएंगे अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। आप जनसंख्या वृद्धि में जो है कमी आएगी। और शिक्षा के अन्य बहुत सारे महत्व हैं, तो शिक्षा का महत्व यही है। अब बात करते हैं पद्मावत की रचना किसने की है? तो पद्मावत की रचना जो की है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो इन्होंने पद्मावत की रचना की है। पद्मावत में कृष्ण भक्ति का जो है संग्रह है, तो आप याद रखिएगा पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें